हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका स्वागत करता हूं कायरल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके साथ आपका टीचर अमन शुरुआत करने जा रहा हूं अपने पहले टॉपिक की। और हमारे आज के टॉपिक का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी बात किया था, जो हमारा CUET PG का मैराथन क्लास था, कि मैं आपके साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स लेने वाला हूं। तो आज मुझे लगता है कि एक डेमो भी हो जाएगा और आप लोग को समझ में भी आ जाएगा कि हम लोग किस तरीके से प्रोसीड करने वाले हैं। सो टुडे आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड दैट टू विद द केमिकल बॉन्डिंग। हालांकि हमने पिछली क्लास में भी थोड़ा बहुत चर्चा किया था अबाउट वेस्पर थ्योरी, बट आज हम थोड़ा और बिगिनिंग से शुरू करेंगे उसको। ठीक है, तो आई बिलीव ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर दिस न्यू एक्सपीरियंस। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कि हम शुरू करने वाले हैं, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। देखो, मेन जो इस लेक्चर का जो मेन गोल है, दैट इज द एक डेमो हो जाएगा आप लोगों के लिए भी। और मुझे लगता है कि डेमो में आई डोंट थिंक कि डेमो इज अ गुड थिंग। मतलब जनरली ऑफ कोर्स आप स्टूडेंट है तो आप मांगेंगे एक बार कि डेमो आपको चाहिए ही चाहिए, बट मुझे लगता है कि हम डायरेक्टली टॉपिक से शुरू करेंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि आपका ये क्लास का आगे जो है वो किस तरीके से रहने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला चीज, अगर मैं केमिकल बॉन्ड की बात करता हूं तो सबसे नंबर 1 पे मेरे पास एक वर्ड आता है, बॉन्ड। व्हाट इज दिस बॉन्ड? ये बॉन्ड है क्या भाई? तो देखो, अगर कभी भी मुझे बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना हो, जैसे मान के चलो कि ए और बी के बीच में लेट्स सपोज बॉन्ड है, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं एक हाइफन से, एक डंडा से। बट रियल लाइफ में याद रखेंगे, बॉन्ड इज नॉट अ डंडा। बॉन्ड कोई डंडा नहीं है। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड इज जस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यह है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एंटिटीज। दो एंटिटीज के बीच में यह एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। देखो, केमिकल बॉन्डिंग आपने पहले भी पढ़ा है, लेकिन मैं आपको दावा करता हूं कि इस तरीके से आपने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी नई बातें बताने वाला हूं इसमें। एंड मैं देखो आपको कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, मैं आपको कराऊंगा CYQ, यानी कि कमिंग ईयर क्वेश्चंस। देखना ध्यान से। हाँ, सो इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एंटिटीज। देखो, अब मैंने वर्ड यहां पे क्या यूज किया? एंटिटीज। एंटिटीज माने कुछ भी हो सकता है। यहां पर दो एटम्स के बीच में भी हो सकता है, दो आयंस के बीच में भी हो सकता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो सकता है, किसी के भी बीच में हो सकता है। इसीलिए मैंने शब्द इस्तेमाल किया एंटिटी। ठीक है, दो इंसान के बीच में हो सकता है। तो सब के सब, इन सब ये सारी के सारी डेफिनेशंस किसकी है? ये सारी डेफिनेशंस हैं बॉन्ड की। ठीक है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब बात करते हैं कि देखो, जब भी हम केमिकल बॉन्डिंग है तो हमारे पास 3 सवाल का जवाब हमें आना चाहिए। सबसे पहले व्हाट इज द बॉन्ड। दूसरा सवाल है मेरे पास व्हाई, क्यों बनाना है बॉन्ड। और तीसरा सवाल है मेरे पास हाउ, कैसे बनाना है बॉन्ड। अगर मैं इन 3 सवालों का जवाब दे दूंगा ना, तो मेरे पास अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होनी शुरू हो जाएगी। तो व्हाट का तो आंसर मेरे को क्लियर हो गया कि व्हाट इज द बॉन्ड, है ना। दूसरा क्वेश्चन आता है कि व्हाई, क्यों बनाना है बॉन्ड। अब आप में से बहुत सारे लोगों को यही सिखाया गया है, यही पढ़ाया गया है कि बॉन्ड क्यों बनाना है? टू कंप्लीट द ऑक्टेट। बिल्कुल गलत। ऑक्टेट कंप्लीशन याद रखेंगे बच्चों कि यह सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है, यह कंपलसरी बात नहीं है। तो बॉन्ड की अगर वाई की बात आती है तो इसका केवल एक ही आंसर है, बॉन्ड क्यों बनाना है? टू गेन स्टेबिलिटी। टू गेन स्टेबिलिटी। हमें स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बॉन्ड बनाने की आवश्यकता पड़ती है। अब हाउ, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है ना, अलग अलग प्रकार के बॉन्ड्स को हम लोग डील करते चलेंगे और हर एक बॉन्ड के बारे में बात करते जाएंगे। आप लोगों को मालूम है कि दो एटम के बीच में मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स पॉसिबल हो सकते हैं? बताएगा मुझे कोई? 3, 4, 5? एग्जैक्टली 5 इज द करेक्ट आंसर। देखो, अब हमारे केमिस्ट्री में डिस्कवर हो चुका है कि दो एटम के बीच में मैक्सिमम 5 बॉन्ड पॉसिबल होते हैं। चलिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी देता हूं। तो जो 5 बॉन्ड वाला हमारा जो ये कंपाउंड है, दैट इज Cr। इसके बीच में है ये पेंटा बॉन्ड Cr, इधर लगा है आर्गन, इधर लगा है आर्गन। इनके बीच में 5 बॉन्ड है। याद रखेंगे, देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ 5 बॉन्ड्स। These are the multiple bond, और एक साथ 5 बॉन्ड क्रोमियम के बीच में रहते हैं। ठीक है, एक चीज और मैं यहां पे आपको क्लियर कर दूं, जब भी अगर मान के चलिए कि ए और बी के बीच में यदि एक सिंगल बॉन्ड है, तो दैट इज डेफिनेटली अ सिग्मा बॉन्ड। कैसे, क्या, वो सब बातें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना जानेंगे। अगर इनके बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि एक सिग्मा है और एक पाई है। अगर ए और बी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो याद रखना है कि एक इनके बीच सिग्मा है, दो इनके बीच में पाई है। अगर ए और बी के बीच में लेट्स सपोज 4 बॉन्ड है, तो इसके अंदर एक सिग्मा है, 2 पाई है और एक डेल्टा बॉन्ड है। वी विल आल्सो स्टडी दैट व्हाट इज दिस डेल्टा बॉन्ड। देखो,
आई होप आप में से बहुत सारे लोगों ने डेल्टा बॉन्ड के बारे में सुना होगा, लेकिन इस केमिकल बॉन्डिंग की क्लास में मैं आपको सिग्मा, पाई, डेल्टा, म्यू, फाई, 5 तरह के डिफरेंट बॉन्ड से आपको मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा। ठीक है, तो अगर मान के चलो ए और बी के बीच में 5 बॉन्ड है लेट्स से, तो 5 बॉन्ड किस तरीके से होते हैं? 1 सिग्मा, 2 पाई एंड 2 डेल्टा बॉन्ड्स आर देयर। 2 इनके बीच में डेल्टा बॉन्ड होते हैं। ठीक है भाई, अब आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी हो सकता है और आना भी चाहिए कि सर आर्गन तो एक नोबल गैस है या एक तो इनर्ट गैस है, तो ये आर्गन का कंपाउंड कैसे एग्जिस्ट करता है? देखो बच्चों, ये डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोबल गैस एंड इनर्ट गैस। देखिए मेरे साथ, सब लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे। अगर मैं ग्रुप 18 की बात करता हूं, मैं साइड में लिख के दिखा देता हूं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, हो गई ना सारी? हाँ, सब हो गई हमारे पास। आपने इसमें से ध्यान रखना है, इस बात को आप नहीं भूलेंगे कि इसमें से हमारे पास ये वाली सारी के सारी को हम लोग कहते हैं नोबल गैसेस। इनर्ट नहीं बोलते हैं इनको, हम लोग नोबल गैस बोलते हैं। और ध्यान रखेंगे कि ये वाली जो है इनको हम लोग इनर्ट गैस बोलते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि इनर्ट में, क्योंकि देखो इनर्ट का मतलब होता है डेफिनेटली नॉन रिएक्टिव, बट देयर आर एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड्स ऑफ क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, इन सबके कंपाउंड्स हमारे पास एग्जिस्टेंस आते हैं। तो इन सबको हम लोग नोबल गैस की, इन सबको हम लोग इनर्ट गैस की कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो आई थिंक इससे आपको एक बेसिक आइडिया लग गया कि अब आपके सामने, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे आपको एक बेसिक आइडिया लग गया कि किस तरीके से हमारे पास कितने कितने इसके अंदर बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर से। ठीक है, अब देखो एक बात और आपने ध्यान में रखनी है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए मूविंग नेक्स्ट। एक बात आपने और ध्यान रखनी है कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन मैंने अभी अभी बताया कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होता है? टू गेन स्टेबिलिटी। किस तरीके से स्टेबिलिटी मिलती है, आइए इस बात को एक बार जान लेते हैं। बॉन्ड का फॉर्मेशन केवल और केवल स्टेबिलिटी गेन के लिए होता है। लेट अस अंडरस्टैंड कि स्टेबिलिटी मिलती कैसे है। देखो आप बचपन में पढ़ के आए हो कि एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो जब भी कभी दो चीजें पास में आती है ना, तो हमेशा उनकी पोटेंशियल एनर्जी घटती है। यानी कि अट्रैक्शन के लिए पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, जिसकी वजह से हमारी स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। इसको हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान के चलिए कि मैंने इस तरीके से ग्राफ बनाया एक, थोड़ा सा मैं इसको और नीचे को ले जाता हूं। लो मैं रिपीट कर देता हूं इसको। लेट्स सपोज दिस इज माई ग्राफ, जहां पर वाई एक्सिस पे मैंने प्लॉट कर लिया, पोटेंशियल एनर्जी को प्लॉट कर लिया। इसको बहुत ध्यान से सीखेंगे। देखो इधर बात करते हैं तो इधर हमारी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है 0, इधर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है पॉजिटिव, इधर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है नेगेटिव। ठीक है भाई, अब मान के चलो दो चीजें आपस में एक दूसरे के पास आ रही है। एक बात और याद रखनी है, जब भी हमारे पास अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन के लिए ये कुछ पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं। अट्रैक्शन के लिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है और रिपल्शन के लिए पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है। ये पोटेंशियल एनर्जी है, डू नॉट फॉरगेट। ओके, अब मान के चलो, और ये वाला जो है मेरे पास, ये वाली जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे मैंने प्लॉट कर लिया इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस यानी कि दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, जब एटम आपस में कंबाइन करेंगे तो उनके बीच में उनके न्यूक्लियस पास पास आएंगे ना, तो हम एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस की दूरी को हम लोग इस एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, अब मान के चलो कि पहले ए जो है और बी जो है वह एक दूसरे से बहुत दूर दूर थे। अरे क्या हुआ? हाँ, ए और बी मान के चलते हैं कि पहले एक दूसरे से बहुत दूर दूर थे। अगर ये दूर दूर थे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बॉन्ड बनना है तो इंफिनिटी पर भी थोड़ा सा तो अट्रैक्शन होना चाहिए ना। या फिर हम कहेंगे कि इंफिनिटी से जब वो थोड़ा सा पास आया है तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट होना चाहिए। तो हमारा जो ग्राफ है वो इस तरीके से, देखो मैं दूसरे पेन से बनाता हूं, हमारा जो ग्राफ है वो इस तरीके से दिखाई देता है। Now let us understand कि इस ग्राफ, ये ग्राफ आपने खूब देखा है ना। आज इस ग्राफ की पूरी डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग हम लोग बिल्ड करेंगे कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। देखो ये वो पॉइंट है, क्योंकि देखो इस तरीके की ग्राफ्स को हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं एसिम्प्टोटिक रिलेशनशिप। जब हमारा प्लॉट कभी भी अगर एक्सिस के एकदम पैरेलल हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिम्प्टोटिक रिलेशन। इसका मतलब यह होता है कि ग्राफ जो है वो एक्सिस को टच तो करेगा लेकिन इंफिनिटी पर जाके करेगा, उससे पहले टच नहीं करेगा। ध्यान रखेंगे इस बात का। तो यानी कि हमारा ये अगर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस
डिस्टेंस है और ये मेरे पास एनर्जी का प्लॉट है, तो यानी कि अगर मैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को इनफाइनाइट कर दूंगा तब जाके मेरा जो ये एनर्जी है वो जीरो होगा। मतलब क्या है कि एट इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स जीरो, यानी कि इंफिनिटी पर हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वह कितनी हो जाती है, वह जीरो हो जाती है। इसका यह मतलब है। और देखो यहां से भी कभी ग्राफ टच नहीं करेगा, क्योंकि यहां से ग्राफ अगर मान के चलो टच कर गया तो पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट हो जाएगी, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट कब होगी, जब हमारा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अब देखो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जीरो होने का क्या मतलब है, यानी कि एक न्यूक्लियस को उठा के अंदर दूसरे न्यूक्लियस में घुसा देना, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज न्यूक्लियर फ्यूजन। और आपको अच्छा वाला मालूम है कि न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हमें चाहिए रहती है ना। तो इस वजह से आपने ध्यान में रखना है कि इस वाली एक्सिस पे टच क्यों नहीं हुआ। यहां पे आप ध्यान में रखेंगे कि इट इज नॉट टचिंग, इट इज ओनली टचिंग एट इंफिनिटी बिकॉज एट जीरो डिस्टेंस, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एट इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस बिटवीन एटम्स इज जीरो। ठीक है ना, ऐसा तभी होगा। अब मान के चलो देखो यहां से क्या हो रहा है कि मैं इसको क्लोज लाते जा रहा हूं, और आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि हमारा कोई भी जो पोटेंशियल एनर्जी होता है या कोई भी जो एनर्जी होता है दैट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, है ना। अब जैसे जैसे मैं ए और बी के बीच की दूरी को कम करूंगा तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी और घटेगी एज इन देखो मतलब नेगेटिव साइड में बढ़ेगी, है ना। क्योंकि देखो अगर मैं रेडियस को कम करता हूं तो एनर्जी तो बढ़ेगा मेरा, लेकिन कौन सी साइड में बढ़ेगा, नेगेटिव साइड में बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर ये अट्रैक्टिव एनर्जी है, क्योंकि दो एटम को एक दूसरे के करीब आना है। तो ये इसीलिए यहां से मेरा डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। और अब देखो हमारा जो एक्सपेक्टेड ग्राफ था, देखो ध्यान से देखना, देखो मैं तुम्हें समझाता हूं यहां पे। अब देखो अगर मैं सिर्फ मैथमेटिकली ऑब्जर्व करूं, सिर्फ मैं मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कर रहा हूं और मैं कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, अगर मैं मैथमेटिकली देखता हूं तो जैसे जैसे डिस्टेंस मेरा कम हो जाना चाहिए था तो मेरा ग्राफ तो यूं चले जाना चाहिए था, यानी कि हमें एक हाइपरबोलिक कर्व मिलना चाहिए था अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मैथ्स का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि रिलेशन तो मेरा यही है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये हमारे पास E है इस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे R है, तो ग्राफ तो मेरा यूं ही बनना चाहिए था। लेकिन आपने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा कि कम होते होते एक पॉइंट ऐसा आ गया, हमें एक पॉइंट ऐसा मिल ही गया जहां पर इसने अपने बिहेवियर को चेंज किया, यानी कि अपना फ्लक्सोनियल नेचर शो किया और अपना बिहेवियर चेंज करके यहां से एनर्जी में इंक्रीज आना शुरू हो गया। यानी कि क्या मैं कह सकता हूं कि यहां से लेकर के यहां तक, अगर मैं जो येलो वाला जो मैंने मार्क किया है, ये देखो, ये जो मैंने येलो वाली चीज मार्क करी है, क्या मैं कह सकता हूं कि जो मेरा अट्रैक्टिव फोर्स है, इट इज ग्रेटर देन, देखो ध्यान से देखना कि मेरा जो अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स इज डेफिनेटली ग्रेटर देन द रिपल्सिव फोर्स। हाँ या ना, कि भाई अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा वो रिपल्सिव फोर्स से ग्रेटर होगा। और अगर मैं यहां पे बात करता हूं कि मेरा जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा दैट इज इक्वल्स टू रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि मेरा इक्विलिब्रियम बन गया। और ये वो पॉइंट आ चुका है कि न्यूक्लियस एक दूसरे के इतना करीब आ चुका है कि अब वो और पास नहीं जा सकता, और यदि तुम उसको और पास लेके जाओगे तो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब हमें एनर्जी देनी पड़ती है तो वह एनर्जी पॉजिटिव कंसीडर होती है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, जिसकी वजह से हमारा जो ग्राफ है, ये जो मैं पिंक से दिखा रहा हूं, ये जो मेरा ग्राफ है ये ऊपर की तरफ चला गया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, हर एक चीज का आपको मतलब होना चाहिए पता। देखो यहां पर कभी भी ग्राफ टच नहीं करेगा, क्योंकि अगर ग्राफ टच कर जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी जीरो पे तो अट्रैक्शन ही नहीं हो गई ना, तो फिर बॉन्ड की तो बात ही नहीं हो रही है। और यहां पर ग्राफ कभी टच नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर ग्राफ टच कर गया तो पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट हो जाएगी, यानी कि रेडियस उनके बीच का जीरो हो जाएगा। वो भी अगेन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में ध्यान रखना, हमें एटम्स को पास लेके आना है, बस उतना ही पास लाना है जब तक वो स्टेबल हो जाए। जबरदस्ती नहीं लेके आना है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें एनर्जी देना पड़ रहा है ना, यानी कि हमें एनर्जी नहीं देना। इससे मुझे क्या पता चलता है, इससे मैं यहां पे कमेंट कर सकता हूं कि बॉन्ड फॉर्मेशन जो हम यहां पे कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज, हमेशा इज ऑलवेज
exothermic in nature. Very very important point. Bond formation is always exothermic in nature. Exothermic आपको पता है, यानी कि सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, यानी कि डेल्टा H हैज टू बी नेगेटिव. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. समझ में आ रहा है आप लोगों को कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन हमने करना है वो हमेशा एक्सोथर्मिक इन नेचर होना चाहिए, तभी हमारा जो बॉन्ड है वो बनेगा. ठीक है, आप देख सकते हैं बोर्ड पे, यहाँ पे इस ग्राफ को हम थोड़ा सा और लेबल कर देते हैं. यहाँ पर आप मार्क कर लेंगे ये वाला जो एनर्जी हो जाएगा. देखो भाई, अब देखो इस पॉइंट पे बॉन्ड बन चुका है, बहुत बेहतरीन बॉन्ड बन चुका है. अब मान के चलो मुझे इस बॉन्ड को ब्रेक करना है भाई, बॉन्ड को ब्रेक करना है. अब नेचुरल सी बात है कि अगर बॉन्ड फॉर्मेशन मेरा एक्सोथर्मिक है, यानी कि बॉन्ड को अगर बनाना है तो एनर्जी रिलीज होगी, पर अगर बॉन्ड को तोड़ना है तो एनर्जी तो हमें देनी पड़ेगी. तो इसीलिए बॉन्ड ब्रेकिंग हमेशा कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक इन नेचर. तो अगर ब्रेक करना है तो मतलब ब्रेक करने के लिए मुझे एटलीस्ट इतनी एनर्जी देनी ही पड़ेगी, क्योंकि ब्रेक का मतलब पोटेंशियल एनर्जी को हमें जीरो करना पड़ेगा. समझ आया? तो इसीलिए इस एनर्जी को हम लोग कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सॉरी, दिस इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. ये जो एनर्जी हो जाएगी, दिस इज माय BDE. और आप ध्यान रखेंगे BDE हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमें एनर्जी देना पड़ रहा है अगर हमें उस बॉन्ड को ब्रेक करना है. ठीक है भाई, और यहां से लेके यहां तक का ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये देखिए जरा, ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा यहां से लेके यहां तक का, यहां पर बहुत स्टेबल एक पोजीशन आ गया है. इसी डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं बच्चों बॉन्ड लेंथ. यही डिस्टेंस मेरा बॉन्ड लेंथ कहलाता है. मतलब क्या है इस बात का कि इस पॉइंट पे ए और बी दूर दूर है, और इस पॉइंट पे ए और बी ने जितना पास आ सकते थे उतना पास आ चुके हैं, यानी कि ए और बी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स इस समय बहुत बढ़िया, सबसे मैक्स है. ठीक है भाई, सो आई थिंक तुम्हें बॉन्ड, यही कारण है बच्चों की बॉन्ड बन रहा है. ये कोई कारण नहीं है कि ऑक्टेट कंप्लीट है इसीलिए बॉन्ड बनते हैं, ना जी ना. ऐसे तो फिर अगर ऑक्टेट ही कंप्लीशन की बात होती तो फिर हाइपोवैलेंट स्पीशीज क्यों होता, हाइपरवैलेंट स्पीशीज क्यों होता. ये सब एग्जिस्ट करने का मतलब ही यही है कि बॉन्ड बनने का जो रियल रीजन है, दैट इज द गेन ऑफ स्टेबिलिटी गेन करना. क्योंकि अगर एनर्जी घट रहा है, देखो मैंने यहां पर भी लिखा था, कहां लिखा मैंने, कहां गया भाई, इधर ही है, हाँ ये लिखा. देखो बॉन्ड फॉर्मेशन इज टू गेन स्टेबिलिटी, क्योंकि आपने याद रखना है इस बात का हमेशा के लिए कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, सॉरी, जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. तो अगर मुझे स्टेबिलिटी को बढ़ाना है तो हर केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको घटना चाहिए. ठीक है, आई होप दिस एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. आई होप आपको रियली में बॉन्ड फॉर्मेशन का मीनिंग पता चल गया. ठीक है, और भी बहुत सारी बातें आने वाली हैं, जस्ट वेट. आई थिंक आपको ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे पता चली कि एक दो एटम्स के बीच में 5-5 बॉन्ड पॉसिबल हो सकते हैं. याद रखेंगे आप इस बात का, 5 बॉन्ड पॉसिबल हो सकते हैं. डू नॉट फॉरगेट दिस. ठीक है, इसको क्विंटपल बोलते हैं हम लोग. और 5 अगर बॉन्ड है तो 1 सिग्मा, 2 पाई और 2 डेल्टा. आई थिंक ऑल दिस इज क्लियर टू यू. आप चाहे तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा. ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े. ठीक, मूविंग अहेड. अच्छा हाँ, ये वाला आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी कि एक्चुअल में जाना तो इस तरीके से चाहिए था, बट ये वाला ग्राफ हमारा गलत होता है. ठीक है, बिकॉज ये वाला ग्राफ गलत क्यों है, बिकॉज व्हेन एटम्स, खुद सोचो रीजन, व्हेन एटम्स कम very close to each other, repulsion starts between them. उनके बीच में रिपल्शन स्टार्ट हो जाती है between them. ठीक है, और आपको पता है कि रिपल्शन के लिए हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है. ठीक है भाई, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू. अगर रिपल्शन स्टार्ट ना होती, मतलब एक दूसरे के अंदर वो घुसते ही चले जाते, तब हमारा यही ग्राफ आता. बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना. अगर भाई तुम दो एटम को पास लाओगे तो ये थोड़ी ना कि वो एक दूसरे के अंदर घुस चले जाएंगे. ऐसे तो फिर सारा संसार ही तहस नहस हो जाना चाहिए था, सारे एटम्स एक दूसरे के अंदर घुसते चले जाने चाहिए थे. ऐसा नहीं होता है. ठीक है ना, यू नो दैट. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. यहां पर आप लेबल कर लो इसको भी. दिस इज पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी जीरो, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव. ठीक है, सो आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू. चले आगे बढ़े. अब हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं. देखो अब यहां पर ना मैं एक रिएक्शन से आपको समझाने की कोशिश करता हूं. देखना, ध्यान से देखना. कहता है मान के चलो, एक क्वेश्चन पूछता है, कहता है वाई अगर मान के चलो मैंने रिएक्ट किया N2 को और Cl2 को,
लेट्स सपोज मैंने बना दिया NCl3 बना दिया, अब यहाँ पे NCl3 में तो बॉन्ड बन रहे हैं, दिस इज बॉन्ड फॉर्मेशन ओनली। कहता उसके बावजूद ये वाला जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ना, इसका जो डेल्टा एच आता है पॉजिटिव होता है। तो ये पूछते हैं कि वाई एंडोथर्मिक, अभी अभी तो मैंने पढ़ाया ना वाई एंडोथर्मिक, और अभी अभी मैंने 2 मिनट पहले पढ़ाया था कि बॉन्ड, ये तो बॉन्ड ही बन रहा है, ये तो बॉन्ड ही बन रहा है, और अभी मैंने 2 मिनट पहले पढ़ाया था कि बॉन्ड फॉर्मेशन जो होती है वो हमेशा ही एक्सोथर्मिक होती है, तो फिर ये एंडोथर्मिक क्यों है, ऐसा क्यों है ना? तो आप सोचोगे, खुद रीजन सोचोगे कि ये वाला एंडोथर्मिक क्यों है। मैं आपको हिंट दे देता हूं कि ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, ऐसा ही नहीं कि N और Cl आपस में मिल जा रहा है, बीच में शायद कहीं ना कहीं बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रही होगी, तो तुम खुद सोचना, ठीक है? ये तुम्हारा होमवर्क है, मुझे बताना कमेंट्स में कि क्यों ऐसा हो रहा होगा, ठीक है भाई? तो मुझे बताओगे, ओके? दिस इज लिटिल थोड़ा थोड़ा होमवर्क मैं बीच में देता रहूंगा ना, जिससे कि तुम्हें भी क्लास में इंटरेस्ट आता रहेगा, मजा आता रहेगा, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर टू यू, प्रीटी मच क्लियर टू यू। चलो आगे चलो, ठीक है? चलिए मूविंग फॉरवर्ड, इसको, इसकी एक्सप्लेनेशन तुम खुद सोचोगे, इसकी एक्सप्लेनेशन मेरे लिए ढूंढ के लाओगे, ठीक है? बट हाँ, एक बात आपने ध्यान में रखनी है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये बात कभी नहीं भूलेंगे कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर, यू विल नेवर एवर फॉरगेट दिस, ये बात भूलने की नहीं है, ठीक है? बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा ही एक्सोथर्मिक होता है। इसमें क्या ट्विस्ट है वो आप खुद फिगर आउट करोगे, ठीक है? आई होप इतनी बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है इतनी बात, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक शुरू करवाने जा रहा हूं, और पहला ही टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है? और देखो, जब मैं नाम बोलूंगा टॉपिक का, तुमने सुना हुआ है ऑक्टेट रूल, बहुत ही आसान टॉपिक है ना? लेकिन आज ऑक्टेट रूल के बारे में जो मैं तुम्हें बातें बताऊंगा ना, वो बहुत ही फैंटास्टिक है, देखते रहना, ठीक है? देखो हुआ कैसे, मतलब शुरुआत कैसे हुई केमिकल बॉन्डिंग की। जैसे केमिकल बॉन्ड बने थे ना, मतलब जब जब लोगों को पता चला कि एटम्स बॉन्ड बनाते हैं, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बात करनी शुरू कर दी, ठीक है? सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आया ल्यूइस, है ना? ल्यूइस एंड कॉसेल अप्रोच आया, उन्होंने कहा कि ऑक्टेट रूल से की वजह से सब कुछ होता है, ठीक है? और इस वाली बात को लोगों ने खूब माना, खूब वाहवाही करी कि भाई हाँ भाई, ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना है, ऑक्टेट इज एवरीथिंग, है ना? बट कुछ समय बाद ये हुआ कि ऐसे स्पीशीज भी एग्जिस्ट करने लगे जो कि हाइपरवेलेंट थे या हाइपोवेलेंट थे। देखो बच्चों, हाइपरवेलेंट मतलब कि हाइपर मतलब ज्यादा, जिसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। हाइपोवेलेंट मतलब कम, हाइपो मतलब लेस, जिसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब ये वाली स्पीशीज भी एग्जिस्ट कर रही है और स्टेबल है, तो फिर ये कैसे हुई? तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग कहानी बनाना शुरू किया, ठीक है? लुइस ने तो अपनी बात बोली और वो चलते बने। उसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन करना शुरू किया कि हाइपरवेलेंट स्पीशीज क्या, कैसे आई, कहां से आई। तो जैसे अलग अलग थ्योरीज आई, सुडान थ्योरी आई, सिडविक थ्योरी आई, है ना? तो ये आज मैं 1-2 थ्योरीज आपके साथ डिस्कस करूंगा, और अपना ये डेमो डूमो जो भी है इसको बंद करेंगे, ठीक है ना? फिर हम लोग अपना मेन क्लास में शुरू करेंगे, ओके? चलिए लेट अस बिगिन, ठीक है भाई? तो अब मैं सबसे पहला टॉपिक आप लोगों के साथ शुरू करने जा रहा हूं, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्टेट रूल। तो क्वेश्चन, सबसे पहली बात तो ये है, तो शॉर्ट में बताऊंगा मैं, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं है। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि एवरी एटम सॉरी every atom have a tendency to complete their octet, है ना? अपना ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, ठीक है? ये होता है ऑक्टेट का मतलब। कोई बहुत भयंकर बात नहीं है ऑक्टेट, है ना? लेकिन जो इसके अंदर वाली बातें हैं ना, वो बड़ी मजेदार है। अभी मजा आने वाला है, अभी मजा आने वाला है वीडियो, अभी मजा आएगा, ठीक है? देखो अभी इसमें ऑक्टेट रूल तो समझ में आ गया, है ना? अब हम बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस की। क्या लिमिटेशंस है भाई? क्यों नहीं ऑक्टेट रूल में सब कुछ सही बैठ रहा? क्या ऐसा प्रॉब्लम है ऑक्टेट रूल में? तो ऑक्टेट रूल में सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स थी, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ हाइपोवेलेंट एंड हाइपरवेलेंट स्पीशीज। देखो मैं ना भूल जाता था कि हाइपो और हाइपर में याद कैसे करूं, है ना? तो मैंने कैसे याद किया था? हाइपो, पो लो, पो लो, है ना? तो पो से लो मतलब कि कम, ठीक है? मैंने ऐसे याद किया था। तुम्हें अपने आप याद रहता है तो मस्त है, एकदम करो भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाइपो, है ना? पो से क्या याद रखोगे? लो, ठीक है? इधर क्या वर्ड है? हाइपर। पर से मुझे क्या याद रहता है? टर। अब टर किसके लिए होता है? ग्रेटर के लिए, ठीक है भाई? सब किसी को फनी लग सकता है, बट मैंने तो ऐसे याद किया था, पर टर पर। तो टर से ग्रेटर यानी कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहने वाले। मैं तो अक्सर भूल जाया करता था, बट अभी क्या है कि तुम्हें आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है?
तो ये स्पीशीज भी हमें मिलने लगी, ठीक है। जैसे इसका मैं कुछ एक आधा एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे कि BF3, AlCl3 एटसेट्रा, ये सब एग्जांपल्स हमें मिलने लगे। और हाइपरवेलेंट भी मिलने लगे, है ना। और हाइपरवेलेंट के कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, देखना ध्यान से। जैसे कि PCl5 हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। बस तुम ये लगा लो, PCl5 से तो तुम्हें प्यार ही करना है। PCl5 के बारे में तो इतना कुछ जानना है हमको, बस तुम देखते जाओ, अभी इसमें बहुत मजे आने वाले हैं। PCl5 हो गया, SF6 हो गया एटसेट्रा, बहुत सारे अलग अलग विभिन्न विभिन्न एग्जांपल्स होते हैं, है ना। तो ये सब चीजें हमें दिखाई देने लगी। अब यहां पर ना बवाल हो गया, मतलब पूरा साइंटिफिक कम्युनिटी में बवाल हो गया कि ये सब एग्जिस्ट क्यों कर रहा है। अलग अलग साइंटिस्ट आए अपनी अपनी थ्योरीज लेके। लुईस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, उसके तो क्योंकि क्या है कि वो तो चल बसे थे कि भैया ऑक्टेट ही कंप्लीट करना है। अब ऑक्टेट से तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे थे, तो अब इस बात को कैसे समझा जाए, है ना। तो आइए उस बात को मैं आपको समझाता हूं, है ना। हम शुरू करते हैं कि कैसे, ठीक है। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बात बोली, आइए हम एक एक करके उन सब बातों को जान लेते हैं। तो सबसे पहले थ्योरी आई, किसकी थ्योरी आई? सुडान की थ्योरी आई, सुडान सिंगलेट थ्योरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और गेट में इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, मैं पहले बता रहा हूं आपको, इतना हल्के में मत लेना इस थ्योरी को। थ्योरी एकदम बकवास है, मैं पहले बता रहा हूं तुमको, ये थ्योरी गलत है। मतलब अभी मॉडर्न के हिसाब से देखिए, मॉडर्न केमिस्ट्री जो हमारे पास है उसके हिसाब से दिस इज रॉन्ग, बट एक क्वेश्चन इससे आया हुआ है। क्यों आया हुआ है वो भी मैं बताऊंगा, होल्ड, रुको जरा, है ना। तो सुडान सिंगलेट थ्योरी, सुडान सिंगलेट थ्योरी, ठीक है भाई। तो सुडान सिंगलेट थ्योरी आए। अब सुडान सिंगलेट थ्योरी जो उसने एक्सप्लेन की ना, वो PCl5 मॉलिक्यूल के लिए एक्सप्लेन करी, ठीक है। देखना ध्यान से देखना, इसने एक्सप्लेन किया PCl5 के लिए, ठीक है। अब देखो PCl5 में ना लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है ना। तो सुडान महाराज जी आए और बोले कि सब गलत। कहता है PCl5 में आज भी 8 ही इलेक्ट्रॉन है। लोगों ने बोला भाई पागल हो गए, कैसे 8 इलेक्ट्रॉन? 5 तो वो बॉन्ड बना रहा है, तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए इसके पास? कहता रुको जरा, सब्र करो, मैं समझाता हूं। तो सुडान का ये कहना था कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। सुडान ये, जबकि ये बात गलत है, मैं बार बार बोल रहा हूं, सुडान की बात गलत है। लेकिन एक बार तो जानते हैं ना क्या उसने कहा, क्या पता उसने कुछ अच्छी बात भी बोली हो बीच में, लेट अस फाइंड आउट। तो सुडान कहता है कि PCl5 जो है वो एक कंप्लीट ऑक्टेट स्पीशीज ही है, इसमें कोई भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट नहीं है या ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके अंदर 8 ही इलेक्ट्रॉन है। लोगों ने बोला समझाओ कैसे? तो सुडान बोला देखो, कहता है PCl5 का स्ट्रक्चर यूं इस तरीके से एग्जिस्ट करता है ना, कुछ इसकी जो शेप होती है वो TBP शेप होती है। TBP देखो मैंने बताया था ट्रायंगल बायोपिरामिडल होता है ना, TBP शेप होती है। तो सुडान का क्या कहना था, सुनना ध्यान से। कहता है ये 3 Cl जो इक्वेटोरियल में लगे हुए हैं, इक्वेटोरियल में जो 3 Cl लगे हुए हैं, ये देखो ये 3 Cl लगे हुए हैं और 2 Cl, याद रखना ये जो छोटे 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 बॉन्ड्स बनाए हैं इनको हम लोग इक्वेटोरियल बॉन्ड कहते हैं, मैं ई से मार्क कर रहा हूं। और जो लंबे बॉन्ड बनाए इसको एक्सियल कहते हैं। क्यों कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन में मैं बच्चों बहुत डिटेल में बताऊंगा, टेंशन ना लो बिल्कुल भी, ठीक है। बस अभी के लिए मान लो, बस मान लो, ठीक है। ये लंबा होता है, ये छोटा होता है। सुडान क्या कहता है? कहता है कि यहां पर ये जो मेरे 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड है ना, ये तो है मेरे नॉर्मल बॉन्ड। उसने इसको क्या नाम दिया? नॉर्मल बॉन्ड। यानी कि कहता है जो मेरे इक्वेटोरियल वाले हैं, ध्यान से सुनना सुडान की थ्योरी का क्या कहना था। इक्वेटोरियल जो PCl है वो है नॉर्मल बॉन्ड, यानी कि 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसने कहा कि यह 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, जबकि जो एक्सियल वाले मेरे PCl है, जो एक्सियल वाला PCl है वो लंबा इसीलिए है क्योंकि वो 2 सेंटर 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। बिल्कुल गलत, वो 2 सेंटर 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं है, देखो। और ये पहली बार था केमिस्ट्री में जब किसी ने ऐसी बात बोली थी। मतलब कहने का क्या मतलब है कि अब तक सुडान से पहले तक सबको यही लगता था कि जो मिनिमम बॉन्डिंग कंडीशन होती है, देखो अभी तक हमें सबको यही पता था कि जो मिनिमम बॉन्डिंग कंडीशन होती है ना, मिनिमम बॉन्डिंग कंडीशन, एक वर्ड होता है मिनिमम बॉन्डिंग कंडीशन। ये जो मेरी मिनिमम बॉन्डिंग कंडीशन होती है वो क्या होती है? वो यही होती है कि 2 सेंटर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक बात। लेकिन सुडान ने एकदम नई बात निकाली, कहता ये 2 सेंटर जो है ना P और Cl वाला, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो लोगों ने बोला अरे भाई क्या पागल हो गया है क्या, एक इलेक्ट्रॉन कैसे, एक इलेक्ट्रॉन कैसे? तो उसने कहा देखो सुडान का ये कहना, सुडान ने जो बातें बोली ना, अब मैं तुम्हें सुडान की बातें बताऊंगा तो तुम्हें भी लगेगा हाँ भाई बात तो सही कर रहा है ये बंदा, लेकिन वो गलत है। देखो अब मैं सुडान की बात बोलता हूँ। सुडान कहता देखो PCl जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है वो तो है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, है ना। और जो PCl एक्सियल बॉन्ड है वो है हमारा
टू सेंटर वन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कहता और यही रीजन है कि ये जो पीसीएल एक्सियल है इसकी लंबाई ज्यादा है। देखो सुडान ने ये बोला, कहता यही रीजन है कि इसकी पीसीएल की लंबाई ज्यादा है क्योंकि इस बॉन्ड में इस दो सेंटर के बीच में इलेक्ट्रॉन जो इनको बांधने वाला है वो एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि बॉन्ड पेयर नहीं है, उसके बॉन्ड के बनने में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है। ये बात गलत है, मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंस फिर क्यों दी गई इसकी थ्योरी को? वो यही रीजन था कि बच्चों पहली बार उसकी इस बात से साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में आया कि क्या कहीं सच में ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि टू सेंटर वन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो। और आज हमने इतनी डिस्कवरी कर चुकी है कि रियली में टू सेंटर वन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग कंसेप्ट ऑफ मल्टी सेंटर बॉन्डिंग। वो मैं सिखाऊंगा आपको, बहुत बढ़िया से बताऊंगा मैं आपको कंसेप्ट ऑफ मल्टी सेंटर बॉन्डिंग B2H6 के एग्जांपल से, डाइबोरेन के एग्जांपल से। लेकिन ये जो टू सेंटर वन इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल सुडान यहां पर दे रहा है, यह बिल्कुल गलत है, यह सही नहीं है। देखो ये बिल्कुल गलत है। टू सेंटर वन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, मैं एग्री करता हूं, लेकिन यहां नहीं एग्जिस्ट करता। लेकिन सुडान ने जो अपनी बात को जो एविडेंसेस दिए ना, बहुत ही कमाल का एविडेंस था। कहता यही तो रीजन है कि इसमें जो लंबाई है वो ज्यादा है, और इसी वजह से सुडान ने इन एक्सियल बॉन्ड को नाम दिया था। इस बॉन्ड को, ये जो एक्सियल वाला PCl5 बॉन्ड था, सुडान ने इसको नाम दिया सिंगलेट बॉन्ड। ये वाला जो नाम रखा सुडान ने, दैट इज कॉल्ड एज सिंगलेट बॉन्ड। समझ में आया कि नहीं आया? और एग्जाम में गेट में क्वेश्चन आया हुआ है भाई। देखो सुडान की थ्योरी है बकवास, लेकिन क्वेश्चन का इसने अहमियत रखा है। कहता है, क्वेश्चन था कि अकॉर्डिंग टू सुडान थ्योरी in PCl5 how many singlet linkages या how many singlet bonds are there? तो उसका आंसर था 2। अब जिसको नहीं पता वो नहीं कर पाएगा ना, सो इसको उसने नाम दिया सिंगलेट बॉन्ड, और सिंगलेट बॉन्ड का उसने कंसेप्ट दिया कि इट इज टू सेंटर वन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि ये बकवास है, ये बिल्कुल सही नहीं है। यहां पर जो एक्सियल बॉन्ड लंबे होते हैं उसका रीजन कुछ और है, वो मैं हाइब्रिडाइजेशन में तुम्हें सिखाऊंगा कि उसकी लंबाई क्यों ज्यादा होती है। यह रीजन नहीं है, बट ठीक है, ध्यान रखेंगे कि PCl5 में जो एक्सियल बॉन्ड लंबे हैं, ये बात सच है, ये बात बिल्कुल सच है कि यहां पर जो एक्सियल PCl बॉन्ड है दैट इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड, दैट इज ट्रू, इसमें कोई गलती नहीं है, यह ट्रू है। लेकिन इसका रीजन जो आएगा, इसका जो रीजन मैं आपको बताऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन सिखाऊंगा बच्चों, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन के बिहाफ में बताऊंगा। सुडान ने जो रीजन दिया था वो गलत है, ठीक है, लेकिन सुडान की थ्योरी बहुत अच्छी थी, क्योंकि सुडान की वजह से हमें इस बात का आइडिया लगा, वो भी पहली बार। अदरवाइज लग ना पाता ना कि टू सेंटर वन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी हो सकता है। इज दिस क्लियर और नॉट? ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? चलूं मैं आगे, चले शुरू करते हैं फिर, है ना। तो ये तो थी सुडान की थ्योरी। आई होप आपको सुडान की थ्योरी एकदम क्लियर हो गई है। बकवास थ्योरी है, लेकिन इसने क्वेश्चन आया था, तो इसीलिए मुझे आपको बताना बहुत जरूरी था, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, खुद करके आना है कि आप मुझे बताएंगे कि IF7 में और एंड TEBR6 में, है ना। ये तो मैंने ले लिए अकॉर्डिंग टू सुडान थ्योरी हाउ मेनी सिंगलेट, ठीक है, कितने सिंगलेट बॉन्ड है, हाउ मेनी, क्या हो गया ये, क्यों नहीं चल रहा, हाउ मेनी सिंगलेट बॉन्ड, ठीक है। आप ये क्वेश्चन है, आप मेरे को ट्राई करके देंगे, ये वाला क्वेश्चन आप घर से ट्राई करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है किसी एग्जाम में, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, याद नहीं है कौन से एग्जाम में है, बट आप ये क्वेश्चन मेरे लिए करके आएंगे, ठीक है। तो ये सुडान का थ्योरी था, सुडान ने बहुत ही बेहतरीन से एक्सप्लेनेशन दिया था, बट रियलिटी में ये एक्सप्लेनेशन गलत था, है ना। ये बात आपने नहीं भूलना है, रियली में ऐसा नहीं होता है। अब रियली में क्या होता है ये वो सीख लेते हैं। चलिए शुरू करता हूं मैं। तो इसके लिए हमारे पास अगली थ्योरी आई, दैट इज सिडविक थ्योरी ऑफ हाइपरवेलेंट स्पीशीज। बस ये मेरा आज का लास्ट टॉपिक होगा, बहुत लंबा टॉपिक है, तो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक, और मजा आने वाला है तुमको, ठीक है। मैं अब आपको ये पढ़ाने जा रहा हूं, और ध्यान से सुनना। आज जो मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। सिडविक क्या कहता है? सिडविक बहुत प्यारा बंदा, सिडविक ने बोला कि बकवास है ऑक्टेट रूल। सिडविक पहला बंदा था जिसने ल्यूइस की बात बोला था कि ल्यूइस की बात गलत है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन है। अब वो क्यों है ज्यादा इलेक्ट्रॉन, चलिए आइए समझते हैं इसको, है ना। तो सिडविक का क्या कहना था? सिडविक ने बिल्कुल एकदम सही बात बोली।
सिड्विक बहुत कमाल का बंदा था। कहता है ऑल दो स्पीशीज कैन, एक सेकेंड गलत स्पेलिंग लिख दी मैंने, ऑल दो स्पीशीज कैन expand their octet which have availability of vacant orbital, एक लाइन और, vacant orbital of suitable energy। ये suitable energy वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, suitable energy। देखो वैकेंट ऑर्बिटल तो सबके पास है वैकेंट ऑर्बिटल। अरे भैया वन, तुम्हें क्या लगता है हाइड्रोजन के पास 1s है सिर्फ? क्या उसके पास 2s नहीं है? क्या उसके पास 2p नहीं है पर सूटेबल एनर्जी की नहीं है, इसीलिए उसको बॉन्डिंग में यूज नहीं कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो उसने कहा, कहता हर वो दुनिया का एटम अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है, मस्त एकदम, ठीक है, लेकिन उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और वो भी सूटेबल एनर्जी का होना चाहिए। अगर वैकेंट ऑर्बिटल सूटेबल एनर्जी का है तो ऑक्टेट एक्सपैंड करना बहुत ही आसान काम है, ठीक है, ये उसका कहना था। तो फिर उसने एक्सप्लेनेशन ऑफ PCl5 किया, तो कहता है कि PCl5 एग्जिस्ट। कैसे? क्योंकि P के पास देखो ना क्या होता है, P के पास अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं तो दैट इज 3s2 3p3। क्या इसके पास 3d ऑर्बिटल अवेलेबल है? अरे है कि नहीं है? इसके पास 3d ऑर्बिटल है। तो यानी कि अगर मान के चलो ये 3s के 2 इलेक्ट्रॉन है और यह 3p के भी हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर ये 3d ऑर्बिटल पूरी के पूरी खाली पड़ी हुई है, तो इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। जिससे क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उड़ के कहां को चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन उड़ के यहां को चला जाएगा और अल्टीमेटली ये सारा का सारा पार्टिसिपेट करेगा और हमारे पास 5, और हमारे पास कितनी हो जाएंगी? हमारे पास हो जाएंगी 5 वैलेंस ऑर्बिटल्स। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन इसमें भी अब बहुत सारे चैलेंजेस आ गए। अच्छा एक बात बताओ, मेरे को ध्यान से सुनना है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी बताने जा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। कहता है कि PCl5 एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल सही बात। रीजन बच्चे बोलते हैं कि सर इसमें 3d ऑर्बिटल अवेलेबल है इसीलिए PCl5 एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और NCl5 एग्जिस्ट करता है, NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज नो 3d वैकेंट ऑर्बिटल, है ना, क्योंकि इसके पास 3d ऑर्बिटल नहीं है, मतलब सूटेबल एनर्जी का ऑर्बिटल नहीं है। अच्छा अगर ऐसी बात है 3d ऑर्बिटल से ही काम चल गया होता तो जरा मुझे बताओ कि PH5 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? अब PH5 एग्जिस्ट करता है, देखो PH3 तो करता है, PH3 के लिए तो मैं तुम्हें श्योर हूं कि करता है। PH5 जरा मुझे बताओ कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, बताओ, बोलो बोलो बोलो, सोचो, दिमाग लगाओ। क्योंकि देखो P के पास तो है ना, अभी मैंने लिख के दिखाया ना तुमको कि P के पास तो है यहाँ पे मस्त एकदम वैलेंस ऑर्बिटल, देख लो ध्यान से तुम अपनी आंखों से, ये देखो ना D ऑर्बिटल है, तो ये PH5 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? नहीं करता, नो, एक सेकेंड, डू नॉट एग्जिस्ट, यह एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब क्या प्रॉब्लम होगी भाई? अभी तक तो यही बोल रहे थे ना कि सर वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए, 3d ऑर्बिटल होनी चाहिए, एग्जिस्ट कर जाएगा, है P के पास 3d ऑर्बिटल। अब क्या प्रॉब्लम है? तो अब मैं आपको बच्चों इसी के साथ साथ मर्ज करता हुआ एक और बहुत ही ब्यूटीफुल थ्योरी पढ़ा रहा हूं जो कि सिडविक से ही आई थी हमारे पास, और उस थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। अब देखो ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी को समझने से पहले एक कहानी सुनो। देखो हमारे पास ना केमिस्ट्री में ना एक बहुत बड़ा परिवार है जिसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक टेबल, समझ रहे हो? पीरियोडिक टेबल में ना अलग अलग परिवार है फर्दर, ठीक है। अब उन परिवार कौन है? ये ग्रुप्स, जैसे एक पहला ग्रुप है शरीफ सा एकदम एल्कली मेटल्स वाला, लिथियम सोडियम पोटेशियम, बहुत ही शरीफ लोग हैं ये, अपना इलेक्ट्रॉन मस्त दे देते हैं। उसके बाद दूसरी फैमिली आती है ये वाली अपनी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वाली, है ना। फिर उसके बाद पी ब्लॉक में हम आ जाते हैं तो बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब इसमें एक फैमिली आती है 17th, जिसको हमारा ग्रुप का नाम है, जिनको हम लोग बोलते हैं हैलोजन। और पूरे पीरियोडिक टेबल की सबसे बदतमीज फैमिली है हैलोजन फैमिली। एकदम गुंडे किस्म के लोग हैं ये हैलोजन फैमिली, किसी को भी नहीं बख्शते हैं ये हैलोजन फैमिली वाले,
समझ आ रहा है मेरी बात? देखो ये हैलोजन फैमिली वाले, इन सारी हैलोजन फैमिली के पास है बंदूक। बंदूक, ये किसी के भी सर पे बंदूक रख देते हैं और इस बंदूक का नाम क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप बचपन से जानते हैं कि हैलोजेंस आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज। अब मैं तुम्हें एक स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। देखो बच्चों, हाइपरवैलेंट स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन केवल तभी जब साइड एटम हैलोजन या ऑक्सीजन होता है, क्योंकि हैलोजन और ऑक्सीजन ही मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है, जिसकी वजह से यह सेंट्रल एटम पर भर भर के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इंपार्ट करते हैं, जिसकी वजह से सेंट्रल एटम अपना ऑर्बिटल को नीचे खींच के लाता है और उसमें बॉन्डिंग करवा पाता है। जैसे आओ पीछे आओ, देखो जरा ध्यान से, यहां पर 3d और 3p ऑर्बिटल के बीच में गैप है। देखो 3d और 3p के बीच में गैप है, लेकिन ये गैप तभी कम हो पाया जब यहां पे क्लोरीन ने क्या किया, इस 3d ऑर्बिटल को खींच के पास लाया, जिसकी वजह से इनके बीच का गैप कम हुआ और उसी कम गैप होने की वजह से 3d ऑर्बिटल अचानक से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने लगी। सो अल्टीमेटली देखो क्या है, अल्टीमेटली बात ये हुई, पेन कहां गया भाई, ये रहा। सो अल्टीमेटली बात ये हुई कि ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन ये कहती है कि whenever central atom is attached to more electronegative, ध्यान से सुनना, बहुत ही प्यारी थ्योरी है, more electronegative side atom, ठीक है, central atom acquires, very very important, central atom acquires partial positive charge and its z effective increases, और उसका z effective क्या बढ़ जाता है, मतलब उसका z effective माने effective nuclear charge, z effective increases, therefore orbitals starts to contract, इसीलिए ऑर्बिटल्स क्या करने शुरू कर देती है, कॉन्ट्रैक्ट करनी शुरू कर देती है। दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, इससे हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। जैसे देखो, जब P के बगल में देखो PCl5 बनता कब है, जब PCl3 रिएक्ट करता है Cl2 के साथ, तब बनता है PCl5। क्या हो रखा था कि यहाँ पे जब 3 Cl आके लगे थे तो इन्होंने क्या किया, देखो जैसे अगर मैं P की ऑर्बिटल्स बनाता हूं, ये रही मेरी 3s, ये रही मेरी 3p और यह रही मेरी 3d, यह रही 3d। तो हुआ क्या, यह रहा नीचे न्यूक्लियस, ये मैंने बनाया नीचे न्यूक्लियस। देखो जब न्यूक्लियस को पास, अब देखो न्यूक्लियस के बगल में आके कौन कौन लग गया, अरे क्लोरीन लग गया। तो इस क्लोरीन के लगने की वजह से न्यूक्लियस के चार्ज में हुई बढ़ोतरी, न्यूक्लियस का चार्ज हुआ बड़ा, जिसकी वजह से ये वाली जो मेरी ऑर्बिटल है, ये 3d ऑर्बिटल खींच के चली आई थोड़ी सी नीचे, यानी कि दिस ऑर्बिटल एक्सपीरियंसेस कॉन्ट्रैक्शन, इसने कॉन्ट्रैक्शन एक्सपीरियंसेस कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आया कि नहीं आया, जिसकी वजह से वो नीचे चली आई। यही तो रीजन है बच्चों कि अगर मैं मान के चलो PH5 लिखता हूं, क्या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या नहीं है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से हुआ यूं, एक बार बेचारे P के पास आए 3 हाइड्रोजन, है ना, तो हाइड्रोजन बोले फास्फोरस को, अरे भैया फास्फोरस, हम भी तेरे साथ 5-5 बॉन्ड बनाएंगे। तो हाइड्रोजन, तो फास्फोरस क्या बोला, हट क्यों बनाएंगे 5 बॉन्ड, हम तो तीन ही बॉन्ड का स्पेस देंगे, 3 ही बॉन्ड बना सकते हो। तो हाइड्रोजन ने बोला कि भाई तुम्हारे साथ क्लोरीन भी तो 5 बॉन्ड बना रखा है, तो उसने कहा कि क्लोरीन के साथ उसको 5 बॉन्ड बनाना उसकी मजबूरी है, क्योंकि क्लोरीन ने यहाँ पे क्या किया, क्लोरीन ने इसके साथ में लग के Cl और Cl लग के, इन्होंने बेसिकली सेकेंड, तो यहां पर क्या हुआ कि हाइड्रोजन इज नॉट एन इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, नॉट एन इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, यह एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज नहीं है, देयरफॉर इट कांट इंक्रीज, यह इंक्रीज नहीं कर सकती, इट कांट इंक्रीज जेड इफेक्टिव, सो इसका क्या मतलब है, नो OCT। OCT का मतलब क्या हुआ, ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन हुई ही नहीं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि 3d ऑर्बिटल रिफ्यूजेस टू टेक
पार्ट इन बॉन्डिंग, उसने पार्ट लेने से मना कर दिया। 3d ऑर्बिटल कहती कि भाई मैं पार्ट नहीं लूंगी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं है? जबकि इसके विपरीत अगर मैं PCl5 में बात करता हूं तो PCl5 में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। PCl5 में तो उल्टा इसने d की ऑर्बिटल को खींचा नीचे, जिसकी वजह से वो पार्टिसिपेट करने लगा। यानी कि ये हुआ मेरा 3s, ये हुआ मेरा 3p, ये हुआ मेरा 3d। ये क्लोजर टू द न्यूक्लियस आ गया, है ना? कम्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस। समझ में आया कि नहीं आया? आज तुम्हें समझ में आया कि हाइपरवेलेंट स्पीशीज कैसे एग्जिस्ट करती हैं? अरे भैया हाइपरवेलेंट स्पीशीज तभी एग्जिस्ट करती हैं जब साइड एटम तुम्हारा एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है। देखो भाई हमारे ये पीरियोडिक टेबल के दो गुंडे, इन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा। कौन है ये दो गुंडे? फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। अरे भैया इन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा। यह तो पहुंच गए एक दिन किसके पास? ज़ेनॉन के पास। ज़ेनॉन को जाके बोले, ए ज़ेनॉन चल अपनी जो ये वैलेंस ऑर्बिटल है नीचे लेकर आ, हम तेरे साथ बॉन्डिंग करेंगे। ज़ेनॉन क्या बोलता है? तू जानता नहीं कि मैं कौन हूं? मैं हूं नोबल गैस, मेरे साथ बॉन्डिंग तुम नहीं कर सकते। तो फ्लोरीन ने क्या बोला? तू नहीं जानता कि मैं कौन हूं? मैं हूं हेलोजन, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जल्दी लेके आ अपनी ऑर्बिटल्स को नीचे, नहीं तो तेरे ऊपर जेड इफेक्टिव इंपार्ट करता हूं। और यही रीजन है कि ज़ेनॉन के जितने भी कंपाउंड्स हैं, इवन कि ज़ेनॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है, उसके बावजूद ज़ेनॉन के जितने भी कंपाउंड्स हैं वो केवल फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही दिखाई देते हैं। देख लो तुम, खुद देख लो तुम, है ना? तो अगर आपने ये बात आज ही रियलाइज किया है तो बहुत बढ़िया, है ना? तो आई थिंक तुम्हें ये बात मस्ती से समझ में आ गया होगा कि भाई मैं क्या बताना चाहता हूं, है ना? तो ज़ेनॉन ओनली फॉर्म कंपाउंड्स with fluorine and oxygen because of high electronegativity of fluorine and oxygen. I think हो गया डेमो, है भाई? So I think that is all for today, है ना? So I hope आपको समझ में आया होगा ये लेक्चर। आप लोग इसकी मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा, या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक PDF का, तो आप वहां से PDF ले सकते हैं। ये हमारा पूरा लेक्चर हो गया, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो आज का जो मेरा मेन गोल था वो यही था कि बॉन्ड बनता क्यों है ना? बॉन्ड को बनता क्यों है? तो गेन द स्टेबिलिटी। और अगर हाइपरवेलेंट स्पीशीज एग्जिस्ट करती है तो वो एग्जिस्ट करती क्यों है, ठीक है? सो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए, और जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं आपके लिए इनऑर्गेनिक के बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेके आने वाला हूं। और एक बात मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि एक्सेप्शन जैसा कुछ नहीं होता। मैं आपको पूरे लेक्चर्स लूंगा और कभी भी अपने मुंह से वर्ड एक्सेप्शन नहीं निकालूंगा। आप खुद रियलाइज करेंगे कि इट इज द कंसेप्चुअल चीजें, और आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच। आई होप आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा। बाय बाय गाइस।